सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम बात करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। जैसे ये कहानी चल रही है इस चैप्टर की, पहले फिलॉसफी की बात हुई, एटम एक आइडिया ही था। उसके बाद ये आइडिया सिर्फ बातें रह गई, भुला दिया गया इसे। और उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए, वैलिडेशन होनी शुरू हुई कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड क्या हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, किस प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, मास कंजर्व होता है। तो ये जो दो लॉ डिस्कस हुए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट लॉज, वो थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड बात नहीं थी, कोई ऐसा विचार नहीं था जो इन लॉज को एक्सप्लेन कर सके या समझा सके कि ऐसा हो क्यों रहा है, मास कंजर्व क्यों हो रहा है, प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट क्यों निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारे आज के साइंटिस्ट जो हैं वो आते हैं, वो हैं जॉन डाल्टन। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी थी वो दी 1808 में, यानी कि आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के जस्ट स्टार्टिंग में, जस्ट बिगिनिंग में। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पहली एटॉमिक थ्योरी मानी जाती है। डाल्टन ने ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे, दोनों जो इम्पोर्टेंट लॉज थे, इसको बेस बनाया अपनी थ्योरी का और अडॉप्ट कर लिया। यानी कि एक आइडिया जो 2500 साल पहले भुलाया जा चुका है एटम का, उसको दोबारा साइंस में लेकर आए। यानी कि एटम की इंडिविजिबिलिटी, एटम्स को काट नहीं सकते या ना क्रिएट कर सकते, और फिर एक्सप्लेन किया इन दोनों लॉज को। तो अभी इनके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं, एक एक करके बुक रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर, कोई भी मैटर, जो भी चीज़ देख रहे हो आप, वेदर एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो। मिक्सचर का मतलब बेटा यहाँ पर है जो किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड किए जा सकते हैं और उन्हें अलग भी किया जा सकता है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, चाय पत्ती ले लीजिए, उसे चीनी के साथ मिक्स कर दीजिए, तो एक कटोरी में अगर आप रखेंगे तो दोनों चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाएंगी, उसको मिक्सचर बोला जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हो और इनको अलग भी आराम से कर सकते हो। आपको कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगाना पड़ेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराना पड़ेगा आपको इन दोनों को अलग करने के लिए। खुद आप चुनकर चाय पत्ती अलग कर सकते हो और शुगर अलग कर सकते हो। तो डाल्टन इनके बारे में बात कर रहे हैं, इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो हमेशा एटम से ही बना होगा। यहाँ पर देखिए कैनिबैंड दिया हुआ है, कौन सा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दिया है जो 2 एटम से बना है। कौन से एटम्स हैं वो? ऑक्सीजन के एटम से। तो ये भी जो ऑक्सीजन बनी होगी वो किससे बनी होगी? एटम से। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बोल रही है। कोई कंपाउंड है वो भी एटम से ही मिलकर बना है, बट एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए इसको कंपाउंड बोल दिया गया, पर बने तो एटम्स के साथ ही हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए चाय पत्ती और शुगर भी लें, अगर उसको भी छोटा छोटा किया जाए, शुगर को भी अगर छोटा छोटा काट दिया जाए, तो अंत में आपको एटम ही मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट, मिक्सचर में भी एटम्स ही मिलेंगे। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहले 2 पोस्टुलेट्स हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब बहुत छोटा। ये देखिए इतना बड़ा है और ये इतना टाइनी है, छोटा है। सब कोई भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया है एटम्स। ये किसने? अब डाल्टन बता रहे हैं, और ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। ऋषि कर्नाड ने परमाणु बोला था इसको, और डेमोक्रिटस ने एटोमस से एटम्स बोला था। तो वही बात इन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे रखी है। विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ केमिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इन इंटरेक्शन में, इन केमिकल रिएक्शंस में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो छोटे छोटे ये टाइनी पार्टिकल होंगे, ये ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कि इनकी वजह से ही केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, एटम्स आर इनडिविजिबल। डिवाइड नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता इनको। विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो इनको बना दिया जा सकता है कि आप एक एटम पैदा कर दो किसी केमिकल रिएक्शन में, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि एटम्स जो होंगे उनको आप कट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और पैदा भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए, पहला पॉइंट जिस तरह से डेमोक्रिटस और हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्हीं की बात रखी गई है, और सेकंड पॉइंट पे
हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लवोजिए ने दिया था, वही बात यहाँ पर दोहराई गई है, बट अब स्ट्रक्चर्ड वे में दोहराई गई है। दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया गया है। एक ही जगह पर एटम्स की बात जो पुराने फिलोसफर्स थी उनकी बात भी की जा रही है पोस्टुलेट्स में, और जो लॉ चले थे जिन पे बेस हुई ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, वो भी यहाँ पर बताई जा रही है। आगे पढ़ते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो मास में, यानी कि भार ले सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, और उनके जो गुण हैं केमिकली किस चीज़ से कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी प्रॉपर्टी जो होगी, वो भी जो गुण होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने 2 हीलियम एटम लिए हैं जिनका भार क्या है, दोनों का 4 ही होगा, अलग नहीं होगा, ये डाल्टन की थ्योरी बोलती है। और सेकंड पॉइंट क्या बोला, फॉर एग्जांपल इसका गुण है हीलियम, एक हीलियम एटम का, कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, तो दूसरा एटम भी सेम ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। आगे पढ़िए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पहले पॉइंट की उल्टी ही बात हो गई, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि अगर यहाँ पर 2 एटम मैंने लिए हैं, एक हीलियम का एटम लिया है और एक ऑक्सीजन का लिया है, दोनों का भार, मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये देखिए, हीलियम का जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में 4 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर इनका भार देखे जाए तो बिल्कुल अलग है। ये डाल्टन की थ्योरी बोलती है कि अगर डिफरेंट एटम है तो उसका भार भी अलग होगा। और दूसरी बात, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल नहीं होगी। यानी कि ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, पानी भी बना देता है, H2O भी बना देता है, हीलियम नहीं करता। तो इस तरह से इनके जो गुण होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनमें अंतर होगा, वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी कि एटम्स कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, बट जुड़ेंगे किस तरह से, उनका जो अनुपात होगा, जो रेशो होगी, वो हमेशा छोटे नंबर्स होंगे और वो भी होल नंबर्स होंगे। थोड़ा समझ लेते हैं। स्मॉल होल नंबर होना चाहिए, जैसे H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देखा, इनका रेशो जो आ रहा है छोटे नंबर्स का अनुपात है और सब होल नंबर हैं। NH3 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये भी अनुपात जो है स्मॉल होल नंबर का है। और यहाँ पर देखिए, क्या ये हो सकता है 1 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 256, बहुत बड़ा नंबर जो है, ये सब स्मॉल होल नंबर नहीं रहा, और हाइड्रोजन से कैसे जुड़ गया, एक ही से, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इनका रेशो जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन 0.75, अब 0.75 एक होल नंबर तो नहीं है, तो और यहाँ ऑक्सीजन 0.5, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो होल नंबर ही नहीं रहा। बड़े और छोटे की तो बात ही क्या करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का कंपाउंड नहीं बनेगा, इस तरह का कंपाउंड नहीं बनेगा। जब भी कंपाउंड बनेंगे, एटम्स मिलेंगे, तो उनका जो रेशो होगा, बाय नंबर की बात कर रहे हैं, वो हमेशा छोटा होल नंबर होगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट होंगे, जितने प्रकार के एटम होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहेंगे, सेम रहेंगे। और उनके जो नंबर होगा रिलेटिव, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो अनुपात होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी ले लिया 3 डिफरेंट सोर्सेज से। सपोज कीजिए आप अपने घर से पानी लेके आए, मैं अपने घर से पानी लेके आया, एक और स्टूडेंट लेके आया, तीनों ने 3 ग्लास रख दिए। अब यहाँ पर जगह अगर ये कंपाउंड वाकई H2O है या वाटर है, तो हमारा जो रिलेटिव बाय नंबर अगर हम इनका अनुपात देखेंगे वो फिक्स ही निकलेगा। 2:1 यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, इरेस्पेक्टिव ऑफ, इसकी बजाय इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसके घर से पानी आया है। अगर वो H2O है तो ये जो अनुपात होगा ये फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम बाय मास की बात करें, अगर इनका भार जो है वो कंपेयर करना शुरू करें, तो कितना आ जाएगा, 1:8 का, 1:8 का, 1:8 का। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं बाय मास, जैसे हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किया था।
जी यस, ये जो लास्ट का आपका पोस्टुलेट है ये आ गया हमारा, एक्चुअली क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर हम किसी कंपाउंड को लेंगे, उसकी जो भार की तुलना करते हैं, अगर हम उनके जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेशो में मिले होंगे बाय मास, वो हमेशा फिक्स रहेगा, इरेस्पेक्टिव कि वो कंपाउंड कहाँ से बना है, कहाँ से बनाया गया है, या किस सोर्स से लिया गया है।